और जो हम लोग के जो भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो गुलाम बने हुए हैं, नेता के गुलाम, इनको आज़ादी कब मिलेगा इसके लिए मैं खड़ा हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार जनाब अशरफ आलम साहब, जो कि इस बार 2021 पश्चिम बंगाल चुनाव में भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इनके सामने तृणमूल से जो कैंडिडेट है, दिग्गज कैंडिडेट है शोभनदेव चैटर्जी, जो कि एक्स पावर मिनिस्टर रह चुके हैं, और भाजपा की तरफ से रुद्रनील घोष है और संयुक्त मोर्चा की तरफ से शादाब आलम है। आइए अशरफ आलम साहब से बात करते हैं किन किन मुद्दों को लेकर ये इस बार चुनाव के मैदान पर सामने आ रहे हैं। अशरफ साहब, आपका वेलकम है द लोकल जर्नलिस्ट। थैंक यू आप सभी का। अशरफ साहब, क्या मुद्दा है, कौन कौन मुद्दों के साथ आप आवाम के सामने आ रहे हैं इस बार? सबसे पहला तो हम आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। 15-20 साल से मैं पार्टी में था, पहले भी कार्यकर्ता भी था और सोशल इमिनेंट था, काम करता था, पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ था। मैं भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का निवासी हूँ। मेरा नाम अशरफ आलम है, 40 वर्षीय उम्र। भाजपा से भी मेरा टिकट वोट के लिए बायोडाटा में दिया था मैंने, उसके बाद वहाँ से मेरे को टिकट नहीं मिला। भाजपा तो कभी मुसलमान का हो ही नहीं सकता है, सबसे पहला बात। और दूसरा ये कि फिर हम लोग के लोकल आदमी जो मेरे भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में है, मेरे वार्ड में है, जो मुझे चाहते हैं, उन लोगों का कहना था कि आप अशरफ भाई आप खड़े होइए, हम लोग का कोई रहबर नहीं है दुनिया में, और वैसे भी मुसलमान का कोई नहीं है। सारे पार्टी तो मुसलमान को वोट बैंक की तरह यूज़ कर रही है, उसके बाद भूल जाती है। इलेक्शन जब होता है तो हाथ पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो वापस कोई नहीं आता है और उनका जो नंबर होता है वो नॉट रीचेबल हो जाता है। आपने कहा अशरफ साहब कि आपने भाजपा से ट्राई किया था, भवानीपुर से टिकट के लिए नहीं मिला, उसके बाद आप निर्दलीय लड़ रहे हैं। हाँ, उसके बाद मैं तो लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे वार्ड के जितने भी लोग हैं जो मुझे चाहते हैं, जैसे बड़े हैं, भाई है, छोटा है, इन लोगों का कहना था कि आप खुद क्यों नहीं लड़ते हैं। कोई भी पार्टी हम लोग का नुमाइंदा नहीं है। जब जात पात देख के टिकट दे रहे हैं, सारा टिकट का बंटवारा जो हुआ है वो लोग अपने तरीक़े से किए हैं। भाजपा में क्यों गए? सोचा था कि ममता बनर्जी से कुछ बेहतर होंगे ये लोग, इसीलिए मैं दिल्ली भी गया। दिल्ली में भी बहुत सारे पार्टी में इन्वॉल्व था, बट लेकिन बाद में पता चला कि इन लोग का हिंदुत्व भी एक मैटर है। अब इनके पास कहने को कुछ नहीं है, जय श्री राम का नारा लेके वोट मांग रहे हैं। इनके पास उपलब्धि कुछ नहीं है कि ये जो अगर ये अभी जो 7 साल से सेंट्रल में है, इनको दिखाने के लिए तो बहुत सारा चीज़ था, लेकिन इनके पास कोई मौका ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है जिसके बारे में पब्लिक को बोल के वोट लें। अब कुछ नहीं है तो जय श्री राम है, हिंदू को मुस्लिम, मुस्लिम को हिंदू से पोलराइज करके ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। स्टेट है वो, मतलब उनका जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ चाहते हैं कि हिंदू को लेके मेरा सब काम हो जाए। वहाँ जाके वो बोलते हैं मैंने वादा किया था राम मंदिर का तो मैंने कर दिया, 370 का वादा था तो वो मैंने किया है। पहले मैं पूरा दाढ़ी नहीं रखता था, अब पूरा बाबा हो गया हूँ शिलान्यास करके। राम मंदिर का वो न्यास कर ही चुके हैं, पूरे दुनिया से उनका फंड आ ही रहा है, सब कुछ कर ही रहे हैं। कोविड में भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया, अम्फान में कुछ नहीं किया। बंगाल का तो हालत तरह का है, तिरपाल तक ये लोग बेच के खा गए हैं। दीदी ने भी मुसलमान को यूज़ किया, वोट बैंक का इस्तेमाल किया, उसके बाद वो अपने घर, हम लोग अपने घर। वो खुद तो हवाई चप्पल पहनती हैं, लेकिन उनका जो पूरा ख़ानदान है 2-2 हज़ार करोड़ का आदमी हो गया। दीदी सिर्फ साड़ी पहनती है, उनका कोई ये नहीं है, उनका कोई क्लीन चीज नहीं, कोई स्कैम में नहीं है। आज आसनसोल से लेके अंडुल तक जितना पहाड़ था सब बिक गया कोयला का तरह। तो ये सब पैसा जो काला बाजारी हुआ, सिंडिकेट राज चला, तो ये क्या फ़ायदा होगा। 10 साल तो दीदी को भी हम लोगों ने मौका दिया, 10 साल में सिवाय खोने के हम लोग के पास कुछ नहीं है। और जो हम लोग के जो भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो गुलाम बने हुए हैं, नेता के गुलाम, इनको आज़ादी कब मिलेगा इसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। किस तरीके का गुलाम? बड़े बड़े नेता के पीछे हैं, दौड़ रहे, गाड़ी खोल रहे, गेट दो रहे, यहाँ रहते हुए वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से उनको इंटरटेन कर रहे हैं, जो कि यहाँ का कैंडिडेट नहीं है, यहाँ का घर नहीं है, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अपना तो एक हैसियत है, अपना तो एक मकसद है,
जिसके लिए हम लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास वोटर नहीं है। अगर हम लोग 37% भी वोटर अगर हम लोग को एक दूसरे को वोट दे तो मुसलमान का एक कौमी अदारा बन सकता है, कौमी एकता बन सकता है। आज मुझे इंडिपेंडेंट में जो खड़ा होना पड़ा है इन लोगों की वजह से कि इन लोगों का गुलामी कम से कम ख़त्म करें। कब तक ये लोग गुलाम बनते रहेंगे, जाहिल की तरह घूमते रहेंगे। आज ये पूरे 77 वार्ड में कितना स्कूल नया बना है बताइए आप। एक भी अगर बना हो तो आप बताइए 10 साल के अंदर में कोई भी गवर्नमेंट स्कूल का एक नाम आप ले लीजिए। जो पुरानी इमारतें थी उसको रिनोवेट कराया गया, जो 8 तक था वो 10 हुआ, जो 10 था वो 12 हुआ। ऐसा में क्या है, हम लोग किस चीज़ के ऊपर और किसके ऊपर हम लोग भरोसा करें। कहा जाता है कि मुसलमानों को जो वोट जो दे रहे हैं बस भाजपा, अगर भाजपा आ जाएगा इसी बुनियाद पर वोट देना चाहिए। आपको क्या लगता है सर? ये तो नहीं बता, कब तक अपने डरते रहेंगे कि भाजपा को देना है या उसको देना है। अगर उसको नहीं देते तो भाजपा निकल जाएगा। हम लोग को सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, हम लोग के पास विकल्प नहीं है। वही विकल्प के बेसिस पे हम खड़े हुए हैं। सामने एक उजाला, एक सवेरा लाना चाहते हैं, हम सुबह लाना चाहते हैं। हम कब तक गुलामी के बंधनों में बनते रहेंगे। हमारे बच्चे जाहिल रहेंगे, पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है इनके पास। ये कभी तो आए नहीं, बड़ा बड़ा इदारा कभी खुले नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं किए अभी तक, कहीं कुछ नहीं किए। खाली बोलते हम लोग का उपलब्धि हुआ। क्या उपलब्धि हुआ वो तो या अभी सरकार ही जानता है। अगर उपलब्धि है तो ये बताएं, उसको लेके जाएं, पब्लिक के पास वोट मांगे। आपके हिसाब से भवानीपुर में और ख़ास तौर पर वार्ड नंबर 77 वगैरह में क्या क्या चीज़ होना चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो? स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, सब कुछ का प्रॉब्लम होना चाहिए। अभी कॉरपोरेशन का हाल आप जाके देख लीजिए, जो म्यूनसिपल हॉस्पिटलें हैं उसमें कुछ नहीं है। अगर आपका तबीयत ख़राब होता है तो कोई दवाई आपको नहीं मिलेगा। इतना उसके बेहतर वो खुद बोलते हैं कि आप प्राइवेट में चले जाओ। तो जिनके पास पैसा नहीं है वो कहाँ जाएंगे प्राइवेट में। अभी जो कार्ड बना है वो हॉस्पिटल में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जो दीदी अभी इतना कुछ बोल रही है कि कार्ड बनाया, आयुष्मान भावर बनाया, ये बनाया, वो बनाया, हॉस्पिटल वाला एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा वो कार्ड को। सरकार तो क्लेम करी स्वास्थ्य साथी काफ़ी अच्छा है, बहुत लोगों का स्वास्थ्य साथी कार्ड अभी कितना हॉस्पिटल में वैलिड नहीं हुआ। कल मुर्शिदाबाद में हॉस्पिटल से एक लेंगड़ा माजूर था बेचारा, वहाँ से वापस आया, अपना कार्ड ले आके दिखाया, उसको कुछ हर्निया का प्रॉब्लम था, जाके हॉस्पिटल में जाके वापस आया। अगर वैलिड होता तो उसका ऑपरेशन हो जाता। तो सबके सामने है और आप लोग जानते हैं। अगर कुछ किए तो उसके बल पे वोट मांगे ना। फिर आपको जुमलाबाजी करने का क्या बात है, या जय श्री राम का नारा लगाने का क्या बात है। आप डायरेक्ट उपलब्धि पे वोट मांगे। अगर आप काम किए, सच्चा और अच्छा है, निष्पक्ष है, तो आप वोट मांगे। पब्लिक आपको वैसे ही वोट देगा, सही वोट देगा। पब्लिक तो वैसे ही वोट देगा। अगर आप मेरा काम करते हैं तो हमको क्यों, क्या ज़रूरत है आपको ख़राब बोलने का। मेरा कोई राइट नहीं है। भवानीपुर के लोग आपको क्यों वोट? हमको ये दे कि हम एक नया शुरुआत कर रहे हैं, नया सुबह है, और हम इनका बच्चा है, हम यहाँ का लड़का है। अगर हमको नहीं वोट देंगे तो और किस पे भरोसा करेंगे। इतना दिन तो दूसरे पे किए, रिजल्ट क्या मिला आपको तो बताया। अभी आप पैर पकड़ के वोट मांग रहे हैं। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो आपका फ़ोन ही नॉट रीचेबल हो जाएगा। और मेरा आदमी को अभी प्रॉब्लम होगा 10 बजे रात में, 11 बजे रात में, तो वो कहाँ जाएंगे। और अभी जो ये तीनों कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, मोहम्मद सादाब या रुद्रनील हुए या शोभन देव चट्टोपाध्याय हो, ये लोग सब बाहर के हैं। एक भी ये तीनों में से कोई कैंडिडेट ऐसा ना हो जो भवानीपुर का है। शोभन देव तो उनका तो भवानीपुर में घर, उनका तो राजेंद्र में है, यहाँ पे नहीं है। राजबिहारी में, राजबिहारी से लड़ते थे वो उनका। लेकिन वो बोलते हैं कि उनका 200 साल से घर है यहाँ पर। 200 साल हम लोग तो नहीं देखे हैं। अभी जहाँ रहते हैं वो राजबिहारी में रहते हैं, मंदिर के बगल में। हम उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। वो एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं पावर के, मैं खुद जानता हूँ उनको, वो मेरे को जानते हैं। अभी तक जब हम घर गए उनका राजबिहारी में गए। अभी बताए वो खुद एक पावर मिनिस्टर रहते हुए अभी लॉकडाउन में। हिंदुस्तान का तो जो संविधान है वो तो अलाउ करता है कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। हाँ, ये तो है, ये तो है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि अगर मेरे इलाका में 77 में या 74 में कोई का प्रॉब्लम होता है 12 बजे रात में, 2 बजे रात में, तो क्या ये लोग इनके पास जा पाएंगे? इनसे कुछ सिग्नेचर कराना हो या कोई कि आप जितने अच्छी तरीके से इलाके के जो मसले को पहचान पाएंगे, जो
बुनियादी मामला है वो आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। हाँ। तो अगर आपको चुनते हैं तो आप उन सब चीज़ों को इश्यूज़ पर काम अच्छा करते हाँ, हम क्या है ना, हम उनको सब चीज़ मैं जानता हूँ उनका क्या प्रॉब्लम है। अभी आप पूरा रास्ता में 77 वार्ड में घूम जाइए, आपको लगेगा ये पूरा कचरा का बस्ती है। आप खुद भी अगर घूम जाएंगे तो कोरोना से बड़ा बीमारी है यहाँ, आदमी चल नहीं पा रहा है, मकसद के लिए कल बनाने कचरा है, ये है, वो है, मैंने हर कुछ है यहाँ। बनाने से मकसद ही नहीं है पूरा हो सकता है। हर एक घर में जो अभी लाइटें जल रही हैं और वो जो उनका जो मीटर रीडिंग का आता है पैसा, वो क्या एक्यूरेट है? हमारे तो विद्युत मंत्री थे, ये कभी क्या कोई पैसा को माफ़ कराए, वेव ऑफ कराए? पूरा लॉकडाउन में आदमी का तराई तक खाने को पैसा नहीं था, उनको बोला जा रहा था 2 महीने के अंदर में आप मीटर में पैसा जमा दिए नहीं तो लाइन काट देंगे। एलसीसी डिपार्टमेंट आके उनको रोज़ बोलता था। तो ये सब सरकार को नज़र नहीं आ रहा है? ये सब क्या है बताइए आप? कोई आज तक अपना मीटर रीडिंग हम लोग खुद से करते हैं? जो वो भेज देते हैं वो हमको मानना पड़ता है, जो भी भेज दे वो, चाहे वो कैसा भी मीटर हो। किसी का 100 यूनिट हुआ, वो उसको 200 करते हैं, वो 250 करते हैं, 300 करते हैं। इसका कोई आज बताएगा मुझे? इनकम का कोई उपाय नहीं है, कोई इनकम का बताएगा कोई कि ये उपाय पैसा नहीं कहाँ है। जा रहा है? आपको लगता है बेरोज़गारी भी बहुत बड़ा इशू है? बहुत बड़ा इशू है बेरोजगारी। 10 साल के अंदर में कोई नौकरी नहीं हुआ, जिसका सर पे तेल है उसका ही सर पे तेल कोई दे रहे नौकरी हैं। नहीं हुआ। सब आपकी बेचारे बात हैं नहीं है। यहाँ पे घूम रहे हैं, लड़के पढ़े लिखे ग्रेजुएट लड़के घूम रहे किसी हैं। के भी घर पे जाइए, किसी के भी घर पे जाइए, कुछ ना कुछ उपाय है, प्रॉब्लम खड़े है। प्रॉब्लम देखने से बहुत कुछ है कि कल बनाना, रास्ता बनाना, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। प्रॉब्लम एक दूसरा को चल के संग में हिम्मत से खड़ा होकर लड़ने पड़ेगा, समझने पड़ेगा, तभी आके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बहुत ऐसा गलत लाइन में लड़की चले जा रहा है, 3rd क्लास पे लगा पेट भूखा है, इस वजह से जा रहा है। तो उनको देख रहा है, उनको नहीं देख रहा आधा है। आदमी नशा में डूब चुका है, सारा चीज़ नशे में हो रही है, कोई काम नहीं है। अच्छा, एक बड़ा इशू है पोर्ट एरिया बहुत बड़ा इशू है पोर्ट एरिया में, बड़ा इशू है, इनको करने को काम नहीं है ना। अरे नेता का मतलब क्या है? आप आदमी के साथ जुड़े। आदमी आपको जब कोई चीज़ का प्रतिनिधि बनाता है तो अपने लिए बनाता है कि कल के आप मेरे लिए कोई काम करेंगे। आपको तो मैन टू मैन रखना पड़ेगा, बाय नेम सबको जानना पड़ेगा। अगर सबको नहीं जान सकते तो एक इलाका का कोई सदर को जानना होगा, जो कम से कम आधा रात में भी फ़ोन करे तो आप क्रॉसपॉन्डेंस करें कि हाँ भैया कोई मेजर इशू है तो हम अभी बात करते हैं। इनका तो नंबर ही नहीं मिलेगा इलेक्शन के बाद, नॉट रीचेबल हो जाएगा, फिर वो नज़र ही नहीं आएंगे, यहाँ पब्लिक घूमता रहेगा। बंगाल में एक चलन चला हुआ है, मोदी के नाम पे वोट दो या दीदी के नाम पे वोट दो। काम पे नाम पर वोट क्यों नहीं कोई मांग रहे? कोई काम ही नहीं किया तो मांगेगा कहाँ से? काम करेगा तब तो। अब जब मैं कुछ करूँगा तभी तो किसी के सामने जाके बोलूँगा कि भैया मैंने ये काम किया है, 10 साल में किया, 5 साल में किया है। जब इनके पास काम ही नहीं है तो कोई जय श्री राम बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मुद्दा का बात कोई नहीं बोल रहा है। जो कुछ किया है उसके बारे में कोई बात नहीं वो है। बात बोलो, हाँ, हमको ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ आपके हिसाब से अशरफ साहब वोटिंग मुद्दा पर होना चाहिए? वोटिंग मुद्दे पे होना चाहिए, जो जेन्युइन पब्लिक की परेशानी है उस पे होना चाहिए। जो चीज़ है वो कोई बात नहीं, जो नहीं है उस पर तो बात होना चाहिए। तो मुसलमान को वोट बैंक की तरह रोज के आप लोग को वो डरा रहे हैं कि वो आ जाएंगे तो वो हो जाएगा, वो आ जाएंगे तो वो हो जाएगा, सब तो वही है। अभी तो फिर अब जैसे इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि वोट काटने के लिए आ गए हैं, बीजेपी डमी कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, ऐसा तरह तरह के बात उठ कर आएंगे। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहने वाला का अपना सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो अपना सोचते हैं, लेकिन मेरा कोई जुगाड़ नहीं है, मेरा कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि मैं पब्लिक के साथ जुड़ सकूँ, उनके काम आ सकूँ। अगर पब्लिक ये सोचेंगी तो उनका माइंड है, उनका सोच है, हर एक आदमी का इख्तियार है अपना सोचने का। लेकिन पब्लिक को ये सोचना है कि हमको किसको वोट देना है। हम उनके साथ आधा 2 बजे रात में भी खड़ा रह सकते हैं, जो कि ये लोग कभी नहीं कर सकते हैं। खाली गाड़ी में आने से, घर चले जाने से काम नहीं होता है, मसला समझना होगा, राजनीति को समझना होगा। इन लोगों का क्या भैया, वो आ जाएगा तो वो कर देगा, वो आ जाएगा तो वो ख़त्म कर देगा। मैंने एक तो डर की राजनीति हो रही है, डर का एक माहौल बना करके, डर के माहौल से मैंने डर का आगे जीत है, डर आदमी डर रहा है, आदमी मतलब कंफ्यूज्ड बना हुआ है, क्या करें हम। मैंने उसको एक तरफ खाई नज़र आ रहा है, दूसरा तरफ पानी नज़र आ रहा है, देख रहा दोनों तरफ हमको मरना है। तो फिर उस सिचुएशन में, उस जगह में आप क्या करेंगे? जब पब्लिक खुद कंफ्यूज्ड है
कि हमको क्या करना है। तो सर भवानीपुर से क्या लगता है सर आपको, किस तरीके का परफॉर्मेंस आपका होगा सर, और लोगों का रिस्पांस कैसा सर निकल कर देख रहे हैं? भवानीपुर में सब तरह के लोग हैं, सब कास्ट के लोग हैं, अच्छे लोग हैं। इन लोगों का भी कहना है कि अशरफ भाई आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। हिंदू, मुसलमान, गुजराती, पंजाबी, सिंधी सब है यहाँ, सब सेकुलर है। हम लोग सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबका प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, मोहब्बत मिल रहा है। सब चाह रहे हैं कि कुछ तीसरा विकल्प निकल के आए। अब ये उनके हाथ में है, वो जैसा बेहतर समझेंगे वो करेंगे, उनका भी अपना हक है, अधिकार है। आखिरी सवाल, आपको किस लिए लोग वोट करें और क्या अपील करना चाहेंगे आप आवाम से, ख़ास तौर पे भवानीपुर के? मैं यही करना चाहूँगा कि अभी वो सब कोई को एक एक मौका मिला है। मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करूँगा, अपने छोटे भाई अशरफ आलम को एक बार मौका दें। और मैं उनका बेटा हूँ, उनका घर का लड़का हूँ, उनका जगह का लड़का हूँ। हम यही चाहेंगे कि वो नया विकल्प करें और हम पे विश्वास करें। 5 नंबर बटन दबाएं, जहाज सिंबल है मेरा। सुबह सुबह जाके सब तरह के इलेक्शन में सुबह सुबह वोटिंग करें और एक बार मेरे ऊपर विश्वास करें। ये देखिए मेरा ये सिंबल है, दिस इज़ माय सिंबल, या दिस इज़ अ शिप सिंबल। पानी का जहाज है, 5 नंबर बटन है। अपने पूरे भरपूर प्यार के सूरज का उजाला के साथ एक नया सुबह को आरंभ करें और शिप जहाज में 5 नंबर वोट करें। आप लोग का प्यार स्नेह मेरे साथ रहेगा और मैं बेहतर करने का कोशिश कर सकूँगा। तो आपको यकीन लगे, सच लगे, हाँ ये अच्छा बेटर करने से मेरा काम अच्छा होगा, आप उनको ही वोट दीजिए। बस यही बात है, कोई ख़राब नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, बस आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से उम्मीदवार हैं, जनाब अशरफ आलम साहब। और इनका जो सिंबल है शिप सिंबल, इस सिंबल के साथ वो इस बार 2021 5 नंबर बटन में इनका जो सिंबल है, तो और जो इनका जो सिंबल है शिप सिंबल, इस सिंबल के साथ ये भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव के मैदान में आ चुके हैं, चुनाव के दंगल में आ चुके हैं, अपनी दावेदारी को ठोक चुके हैं। हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं अशरफ साहब आपके लिए आने वाले चुनाव के लिए। और आप बने रहे द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। फर्दर अपडेट्स के लिए हम दोबारा लौटेंगे अशरफ साहब के साथ और भी अलग अलग मुद्दों पर बातों के साथ। हमें दे इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता द लोकल जर्नलिस्ट से। गुड नाइट।